पेज 37 क्वेश्चन नंबर 15 से देखो क्या उसके पहले हो चुका है डाउट। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, डाउट ही बताओगे ना, जो डाउट हो हाथ खड़े करना है। मैं क्यों मैं काउंटिंग सीख रहा हूँ, क्या कह रहा डाउट है क्या ये। 22, 23, 23, 24, अभी पहले बोलना चाहिए ना। 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 29, जल्दी बोल दिए। 32, 33, 34, 35. A coin placed on a rotating turntable just slips if it is placed at a distance of 16 cm from the center. If the angular velocity of turntable, क्या कह रहा है, एक टर्न टेबल है, एक टर्न टेबल है, उस टर्न टेबल से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉइन को रखा हुआ है। ये कॉइन है, ये 16 सेंटीमीटर है, टर्न टेबल के सेंटर पे रखा है, ये किसी ओमेगा से घूम रहा है। बच्चों प्लीज चुप रहो। कह रहा है ये जस्ट स्लिप होता है और अच्छा ये जस्ट स्लिप करना चालू करता है। एक बात बताओ, टर्न टेबल होगा कैसे? ऐसे रखा होगा टर्न टेबल, यहाँ पे तुम्हारा कॉइन रखा है, तो mg किधर लग रहा है? नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? फ्रिक्शन। कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो इसी टर्न टेबल को अगर मैं ऐसे से उठा के ऐसा कर दूं, तो mg जो नीचे था क्या वो अंदर आ गया मेरे? जो नॉर्मल ऐसे ऊपर था क्या वो बाहर आ गया है? और फ्रिक्शन किधर आया? सेंटर की तरफ। तो यहाँ जो फोर्सेस लग रहे होंगे, इस कॉइन का मास में m ले लूं, तो इसके ऊपर mg लग रहा होगा अंदर की तरफ, नॉर्मल लग रहा होगा बाहर की तरफ, इधर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। क्या n की वैल्यू mg है? कह रहा है इस पॉइंट पे वो जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करता है। मतलब ये है कि इस पॉइंट पे मेरा फ्रिक्शन जो है वो जस्ट छोटा पड़ रहा है mr ओमेगा स्क्वायर से। मेरा फ्रिक्शन क्या हो रहा है? जस्ट छोटा पड़ रहा है mr ओमेगा स्क्वायर से, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। इक्वेशन 1। दूसरे में कह रहा है कि अगर मैं ओमेगा की जगह इसको 2 ओमेगा कर दूं, तो कब वो स्लिप करना चालू कर देगा? मान लो ये r डैश है, यहाँ पे जाके चालू कर दिया तो mg स्लिप करना चालू कर दिया, तो mg की वैल्यू अभी भी इनटू द प्लेन, नॉर्मल की वैल्यू बाहर, क्या इधर आ रहा होगा? फ्रिक्शन अभी भी। सही बात है। मैक्सिमम वैल्यू तो फ्रिक्शन की बदलेगी नहीं, ये एफ मैक्स है। अरे बाप रे, हालत खराब कर दी तुम लोग एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। अब उसको तुम लोग ऐसे ही लेके आएगा, मोबाइल रखते हो ना, ये भी रख दिया करो वहीं पे, नहीं तो पता लगा टीचर किसी ने डांट रहा है, टीचर निकला मार दिए इसमें लोग। मैं भाई परेशान हो गया हूं मैं। अब देखो एफ तो दोनों बराबर ही रहेंगे ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो mr ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू mr डैश ओमेगा डैश स्क्वायर। बस यही सॉल्व कर लो। ओमेगा क्या बोला? r पूछा है ना, r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर बाई r अपॉन दिस, और ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है? 2 ओमेगा।
तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, मतलब मैं सेंटीमीटर में आंसर लिख रहा हूँ, अपॉन ये हो जाएगा 2 ओमेगा टू द होल स्क्वायर, तो ये आएगा 16 ओमेगा स्क्वायर बाई 4 ओमेगा स्क्वायर। क्या आर डैश की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, यही आंसर है। बेटा 19 सवाल तो बताया हुआ है। A stone is projected with velocity u at an angle of theta. थीटा एंगल पे फेंका गया है। आपको क्या कह रहा है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 0। तो t 0 पर एक्सेलरेशन इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो ये है ना, ये लाइन पे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल फिर से थीटा, क्या ये g cos थीटा हो गया। तो आर सी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज वी स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा, वी की वैल्यू है यू। अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन रोड एज शोन इन फिगर, द नॉर्मल रिएक्शन बाय द रोड ऑन द कार इज एन ए, एन बी एंड एन सी व्हेन इट इज एट पॉइंट्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। बेटा ए बी और सी पर अगर बात करेंगे तो वो पूछ रहा है नॉर्मल कहाँ पर क्या होगा। ये सवाल देखो ध्यान से, तो जो पॉइंट ए है वहां पे बड़ा रेडियस बनेगा। ए पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा एन ए, नीचे लग रहा है एम जी, और ये सेंटर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। पॉइंट ए पर ऐसा लिखोगे, दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो एन ए की वैल्यू आ रही है एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। जितना ज्यादा रेडियस होगा सुन लो ध्यान से, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही कम चेंज आएगा नॉर्मल में। तो पॉइंट ए पर रेडियस बहुत ज्यादा है, आपको दिख रहा है, पॉइंट ए का रेडियस बड़ा है। तो पॉइंट, अरे क्वेश्चन में देखो ना, बी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो रेडियस छोटा है और सी पॉइंट पे रेडियस इनफाइनाइट है। तो सी पॉइंट पे तो सीधा होगा एन सी इज इक्वल टू एम जी, सी पॉइंट पे ये हो गया। और एन बी अगर लिखना है तो ये एन बी होगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर बी, और ये आर ए। तो एन सी की वैल्यू एम जी है, ये वाली वैल्यू तुम ध्यान से देखो तो ये एम जी से तो बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, एम जी से। लेकिन यहाँ ये आर ज्यादा है तो एन बी से छोटा होगा, सबसे बड़ा एन बी, फिर एन ए, फिर एन सी। है कोई ऑप्शन? तो यहां भी माइनस आएगा, ओके। अच्छा, माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर है, तो एन सी सबसे बड़ा, फिर एन ए, फिर एन बी, क्योंकि कम चेंज आएगा ना एम जी में अगर आर बड़ा हो गया तो इसमें क्या पूछा है, एन ए इज इक्वल टू एम बी, वो गलत है। एन ए बड़ा है एन बी से, सही है। एन ए छोटा है एन बी से, गलत है। एन सी बड़ा है एन ए से, दोनों सही दिख रहे हैं। पीछे क्या दिया है, एन सी भी बड़ा ही होगा। जनरली वो कर्व पाथ का ही मार्क करो कि स्ट्रेट लाइन पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, वहाँ पे v का फैक्टर नहीं आता। अगर दोनों में से कोई एक दिया तो जो दिया है वो सही होगा, नहीं दिया तो दोनों सही मानेंगे। ये 23 था, 25
जो 25 तो यही है 23 जैसा ही। A car is traveling on a smooth road, passes through a curved portion of the road in form of an arc of radius 10 meter. If the mass of the car is 500 kg, the reaction of the car at lowest point where speed 20 मीटर पर सेकेंड। देख बेटा यही सवाल है, रोड तुझे ऐसे बना के दिया है, इस पॉइंट पे कार लेके आओगे तो नीचे कौन सा फोर्स mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, और ये ब्लॉक ऐसे जा तो इधर ही रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो जाएगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल रिएक्शन यही पूछा हुआ है, इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो n की वैल्यू होगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। आर दिया है क्या, मास भी दिया है, आर भी दिया है, तो n की वैल्यू कितनी, मास कितना है 500 kg। kg और ये हो जाएगा प्लस m की वैल्यू 500, v कितना दिया है 25,000। 25,000 है कोई ऑप्शन, 25,000 का मतलब 25 किलो न्यूटन। 29 the dumbbell is placed on a frictionless horizontal table, sphere A is attached to a frictionless pivot so that B can be made to rotate about A with constant velocity. If B makes 1 revolution in period P, then tension in the rod। बेटा ये भी तो वही है ना सवाल, कि किसका डाउट है, 29 किसको नहीं आया, ये 2m वाला ब्लॉक है, उस पे नेट टेंशन निकालना है, T mg नीचे लग रहा होगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कर देना है बस। 29 हो गया, 31 34 31 है a pendulum block is swinging in a vertical plane such that its angular amplitude is less than 90 degree. At the highest point string is cut, which trajectory will it make? At the highest point, एक बात बताओ, पेंडुलम ऐसे मूव करता है ना, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी तो ऐसी रहेगी ना, तो इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे बनाएगा ना, कौन सा है एग्जांपल, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ये तो B2 ऑप्शन है ना, ऑप्शन 2 है ना, ये पार्ट तो 2 ही है। पीछे क्या होता है, यस करेक्ट, सॉरी, एट हाईएस्ट पॉइंट बोला ना भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होती है ना हाईएस्ट पॉइंट पे। अब ये किसके इन्फ्लुएंस में नीचे आएगा, keeping the banking angle same to increase the maximum speed with which the vehicle can turn on its road। 34 किसको किसको डाउट है, तुझे अकेले, कीपिंग द बैंकिंग एंगल सेम, बैंकिंग एंगल कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, इसको सेम रखना है,
सेम टू इंक्रीज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन ट्रेवल on a curved road by 10%, the radius of curvature on a curved road by 10%. अच्छा, ओके, सवाल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड को 10% बढ़ा दिया जाए तो रेडियस जो पहले 20 था अब कितना हो जाएगा। तो अगर स्पीड पहले तुम्हें ये tan थीटा की वैल्यू दी है, उसकी स्पीड को पहले मैं v मान लेता हूँ, तो क्या ये v स्क्वायर बाय 20 इंटू 10 लिखा जाएगा tan थीटा, मतलब tan थीटा क्या v स्क्वायर बाई 200 है? बोलो हाँ, क्या है v स्क्वायर बाई 200। फिर कह रहा है कि बैंकिंग एंगल को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो ये स्पीड है वो इंक्रीज कर दी गई 10% से, तो ये बन जाएगा 1.1 v का स्क्वायर बाई r इंटू 10। इन दोनों इक्वेशंस को थीटा चेंज कर नहीं रहे हो तो कंपेयर कर लो। तो v स्क्वायर बाई 200 इज इक्वल टू 121 v स्क्वायर बाई 1000 r। तो ये हो गया 5, v स्क्वायर ने v स्क्वायर को काट दिया, r की वैल्यू आई 121 बाई 5। ठीक है, 121 बाई 5 का मतलब 5 2 जा 10, 24 पॉइंट समथिंग 25। अरे हम तो चाहे तुमने चलिए अगले लेक्चर में जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1 से 28 डिस्कशन रहेगा। मारूंगा मैं बहुत तेज। क्या 30 था ना? बताओ क्या डायमेंशन है? ये फ्री में सुना दूंगा, बस जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हें। क्या मैं बाथरूम में सिंगर हूँ ना? बाथरूम का सिंगर बाहर गाएगा तो फिर आदमी मर भी सकते हैं। और तू कहीं भी गा लेता है, हगना ही है कहीं भी हग दो। ये 2 मीटर देख मुझसे ना पंगा मत लिया कर, मैं कुछ भी बोल देता हूँ फिर। ये तुझे ओरिजिन दिया है, तुमसे पूछा है कि इस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ना, यही पूछा है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं इसका? तो हमें मास तो दिया नहीं, सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़े? क्या चबा रहा है भाई जानवरों जैसा? गधे होते हैं, फिर यही करते रहते हैं। जा सो क्या बैठे बैठे चबाए जा रहा है, कब से देख रहा हूं। तो मास तो दिया नहीं, सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? मास मुझे ये पता है, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल बॉडी बना दूं तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सिमेट्रिक बॉडी बनाने के लिए एक आइडिया है कि अगर मैं इसको ऐसे पैक कर दूं पूरा, तो पैक करते ही ऊपर एक रेक्टेंगल दिखने लगेगा, नीचे एक रेक्टेंगल। इस पूरे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, जहां पे मैं ऊपर रेक्टेंगल का मास m1 रख रहा हूं, और नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, जिसको मैं m2 मान रहा हूं। और कोई है च्युइंगम वाला? पक्का? हाँ, ऐसे दूरबीन लगा के बैठा सब दिखता है यहाँ से। तो ये m1 m2, लेकिन सवाल ये है m1 m2 तो पता ही नहीं है कहाँ से मिले m1 m2। हाँ,
यहाँ लिखना पड़ेगा लेट सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट, क्योंकि ये प्लेट है तो प्लेट में हमें सिग्मा लेना पड़ता है। देयरफॉर m1 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा एरिया कितना है ये बड़े वाले प्लेट का, ये 2 और ये डिस्टेंस 8 दिया हैगा, ये हो गया 16। तो 16 सिग्मा इज m1। अगर मैं m2 की बात करूं तो m2 कितना आएगा, 12 आएगा ना। छोटे वाले जो वर्टिकल रेक्टेंगल है उसका एरिया। मुझे मास तो मिल गया m1 m2। फिर अगला स्टेप मेरे दिमाग में फिर से आया कि नेक्स्ट कदम मेरे क्या होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में देख रहा हूँ तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, और पॉइंट ओ इसीलिए स्पेसिफाई किया गया कि ये 0,0 वाला कोऑर्डिनेट है। तो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है तो ये आएगा 1 पे और वर्टिकल लाइन पे ही आएगा। और दूसरा वाला जो यहाँ पे आएगा, अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दिया ना तो ये टोटल 6 है, 3 आएगा। लेकिन पॉइंट ए से क्या उसका डिस्टेंस 5 हो जाएगा, तो 0,-5 मीटर इज फ्रॉम पॉइंट ओ। तो y सेम ही आ रहा है, x में 0 है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा m1 विच इज 16 सिग्मा -1 प्लस 12 सिग्मा -5 अपॉन 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा। तो 16 और 76 हो जाएगा ये। y COM आ जाएगा, माइनस का मतलब नीचे आएगा, हाँ, सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ से 76/28। 4 से जा रहा है क्या, मतलब 2 पॉइंट समथिंग पे, मतलब यहाँ कहीं पे इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आएगा। समझ में आया क्या बच्चों? हाँ सर। अब दूसरा वाला कर लोगे क्या? हाँ सर। तो कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को बताने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। आप सब जेई वाले हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, फिर आई एम रिपीटिंग अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, तो आप और मैकेनिकल में पहुंचे तो आपको 1200 पेज की एक बुक पढ़नी होती है सेकेंड ईयर में। उस बुक में ऑलमोस्ट 30 to 40% चीज़ें यही दी हुई है जो भी पढ़ रहे हो, जो मैं यहाँ बताऊँगा याद रखने को। ऐसा ही क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन आपको इंजीनियरिंग में मिलेगा अगर आप मैकेनिकल लिए तो, नहीं तो फिर जीवन भर नहीं मिलेगा। इतना आता है, याद रखो, सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम पढ़ने के लिए मैं आपको तैयार करना चाह रहा हूं। पहले देखो जरूरत क्या है इस कंटिन्यूअस मास सिस्टम में एलिमेंट लेने की, ये समझना। जितने भी फार्मूले आप पढ़े हो, XCOM ये कितना है, m1 x1, मतलब ऐसे n तक 11 होगा, ऐसे y कोऑर्डिनेट होगा और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे ही जा रहे होंगे ना ये x y z में। तो ये सब फार्मूले किसके लिए हैं, डिस्क्रीट बॉडी पॉइंट मास के लिए। किसके लिए है, पॉइंट। अब किसी ने मुझे बोल दिया, लिखना मत जो बोल रहा हूं, अब किसी ने मुझे बोल दिया कि ये एक रॉड है, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, ये इसका ओरिजिन है, लेट से कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ मान लिया है ये ओरिजिन है। बताइए इस ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वहाँ कौन सी क्लास चल रही है, इसमें इस ओरिजिन से इसका सेंटर। लेक्चर टफ होने जा रहा है तो एक्टिव होके बैठो थोड़ा। टफ मतलब आज मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ। देखो मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें बोल दूँ ऐसा ऐसा है, याद करो, और फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सारे बन जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम फील ले पाओ चीज़ों की। आगे
बहुत बहुत मुबारक आपको, आप आ गए वापस। तो हाथ दिखाएगा मुझे। तो मास m लेंथ l है, ये ओरिजिन है। मैं बोल रहा हूँ इस ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, फील लेना तो ढंग से समझना पड़ेगा। किधर है सेंटर ऑफ मास, किधर है सेंटर ऑफ मास? रट्टा मार के बैठे हो, प्रूव करो। अगर कंटिन्यूअस बॉडी है ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि इसका मास m नहीं है, इसका जो मास है वो है m0x। अब कहाँ होगा? तो वही तो मैं पूछ रहा था। इसको लेके इंटीग्रेट करना हर एक पॉइंट। हाँ, कि जब मान लो, मतलब मेरे कहने का वही मतलब है, अगर मैं रॉड की बात कर रहा हूँ, या रॉड ना होके एक रिंग हो जाए, या रिंग ना होके एक सेमी सर्कुलर रिंग हो जाए, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक फार्मूला है, नॉट ओनली फॉर सेंटर ऑफ मास, जितने भी अभी तक तुम क्वेश्चंस करते आए हो, जितने भी फार्मूले पढ़े हो, वो सब पॉइंट मास के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? तो अगर मेरे पास पॉइंट मास ना हो तो दिक्कत वाली बात है ना। तो अगर पॉइंट मास ना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें पहले पॉइंट मास में बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्यों पॉइंट मास में कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज वॉट एवर द फार्मूला वी डिड टिल टुडे, वो सारे फार्मूले वैलिड हैं फॉर पॉइंट मासेस। वी डू नॉट हैव एनी फार्मूला फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अभी तक जितनी भी मैकेनिक्स तुम पढ़े हो, कहाँ पर नहीं वैलिड है ये सब? कंटिन्यूअस में। ये सब कहाँ वैलिड है? क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी चीजें तुमने पढ़े हो, पहले आपने मान लिया कि द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कि तुम इस पूरे को फिर से कंटिन्यू, जो सेंटर ऑफ मास था वही तो निकालना है ना। क्या बोला? होल मास इज कंसंट्रेटेड अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास है कहाँ, वो तो निकालो ना। तो उसको निकालना, जितने फार्मूले पढ़े हो, क्या पढ़े हो, उसके लिए कहाँ पर वैलिड है? सारे पॉइंट मास में। कहाँ पर वैलिड है? मतलब अगर मुझे इसमें कोई भी एप्लीकेशन करना पड़ जाए, तो मैं कोई फार्मूला ना, तो F = ma, P = mv, या जो भी पढ़े हो सब यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए मुझे चाहिए क्या होगा? इस पूरे कंटिन्यूअस बॉडी को क्या पॉइंट मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बोलो हाँ। तो पॉइंट मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं छोटे छोटे पार्ट्स ले लूँ, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स, ऐसे इतने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ दूँ तो एक एक पार्ट का मास बहुत छोटा हो जाएगा। और वो सब कैसे काम करने लगेंगे? पॉइंट की तरह। कैसे काम करने लगेंगे? पॉइंट की तरह। कितने पार्ट्स बनाऊं? तो भाई ये एल लेंथ है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स, मान लो 1 नैनोमीटर का पार्ट कोई बना रहा है, तो बहुत इनफाइनाइट पार्ट्स बनाएगा। इनफाइनाइट का मतलब मैं बताया था ना उस दिन मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी? काउंट तुम्हें नहीं बताया तुम्हारी बैच में? नहीं बताया मैंने? कंसेप्ट है, लाइक वास्तु नंबर नहीं है। अच्छा चलो, वेरी गुड। अभी एक और चीज क्लियर करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी? अनडिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं, मतलब जो काउंटलेस है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। दोबारा, अरे मारना नहीं है भाई। अब ये है, मेरी इसकी लड़ाई हो गई। उधर मुंडी कर। अभी तुझे ये बोर्ड दिख रहा है? हाँ, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि इनिशियल फाइनल दोनों पॉइंट दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इसकी मुंडी पकड़ी और ऐसे ले गया, ऐसे लगा दिया। मैंने कहा बता, अब बोर्ड इनफाइनाइट है कि फाइनाइट तेरे लिए? तू बोर्ड का क्या देख पा रहा है? सिर्फ एक एंड देख पा रहा है। दूसरा एंड क्या इसको दिख रहा है? क्या दिख रहा है दूसरा एंड तुझे? नहीं। तो इसको क्या, लेकिन ये जरूर दिख रहा है अपनी आंखों से, ये फैलता ही चला जा रहा है। तो ये बोलेगा दिस बोर्ड इज सेमी इनफाइनाइट। तेरे लिए कैसा है ये? इसके लिए भी कैसा हो गया?
अब मैं ऐसे पकड़ा और ऐसे ले गया और ऐसे चिपका दिया। अब तुझे क्या नीचे का एंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं। ऊपर दिख रहा है? नहीं इसको ना तो नीचे का एंड दिख रहा है तो ऊपर का, बस ये इतना पार्ट देख पा रहा है अपने मुंडी के बराबर, लेकिन लग रहा है कि इधर भी फैलता ही जा रहा है, इधर भी फैलता जा रहा है और इधर भी फैलता जा रहा है। तो यही बोर्ड इसके लिए कैसा हो गया? तो इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब काउंटलेस नहीं। तुम तो काउंट कर पा रहे हो ना, तुम तो नहीं बोलोगे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म है? इनफाइनाइट डज नॉट मीन्स कि एंडलेस है वो। इट हैज एंड्स, खत्म करने दिया फिर बीच में पर फुल करता है। इट हैज एंड्स बट वो जो एंड्स आप देख रहे हो ना, उस एंड्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इनफाइनाइट बोल रहा हूं इसका मतलब है कि हमें नहीं चाहिए जानना है कि इनिशियल पॉइंट किधर है और फाइनल पॉइंट किधर है, हम उसके एक सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तुम बाहर निकलोगे, नेहरू रोड तुम्हें दिख जाएगा। नेहरू रोड का डेड एंड कहीं ना कहीं तो है ना, लेकिन जब तुम रोड पे खड़े होकर देखोगे क्या तुम्हें दोनों एंड दिख रहे हैं क्या उसके? इनफैक्ट एक भी एंड नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है बोलोगे दिस रोड इज इनफाइनाइट। ऐसा थोड़ी है कि एक रोड बननी चालू हुई, बनती चली गई, मेरे बेटे आएंगे वो भी बनाएंगे, मेरे पोते भी बनाएंगे, उनके पोते भी बनाएंगे, बनती जिंदगी में बनती रहेगी, वो लेंथ उसकी बढ़ रही है। ये तो नहीं मतलब है ना। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। जब भी इनफाइनाइट वर्ड आए इसका मतलब उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट में हम इंटरेस्टेड नहीं है। उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है ही नहीं, ये गलत है। होगा जरूर लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप बोलो। बेसिक डेफिनेशन इनफाइनाइट का वो काउंटलेस ही नहीं होगा। तो बहुत बेसिक की हमें बात ही नहीं करनी ना, हम यही एडवांस कर रहे हैं कि बेसिक कर रहे हैं। सर तो इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है जिसका हम कुछ छोटा पढ़ते हैं। हाँ, मेरा पाम भी इनफाइनाइट हो सकता है। हाँ जूम करने नहीं ऐसे ही फॉर अ चीटी। एटम डालोगे तो वो बहुत किसी भी एक छोटे इंसेक्ट के लिए मैं अपने एक छोटे इंसेक्ट को यहाँ बैठा दूं, उसको इधर भी बढ़ता हुआ दिखेगा, इधर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दिस पाम विल बी इनफाइनाइट फॉर दैट इंसेक्ट। तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। जो फिजिक्स में पढ़ रहे हो सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। तो ऐसे ही मैं जब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काटने लगा तो कितने पार्ट्स बनाऊंगा? तो जितना मैं 1 माइक्रोमीटर का ले रहा हूँ तो हो सकता है 10,000 पार्ट लूँ। सही बात है। 1 नैनोमीटर के लिए हो सकता है 1 मिलियन पार्ट लेना पड़ जाए, हो सकता है 10 मिलियन पार्ट ले रहा हूँ। कितने पार्ट लूँगा ये तो फिक्स नहीं है ना, बस छोटे छोटे पार्ट्स लेने पॉइंट मास बनाने के लिए। तो मैं इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली ये हुआ, नंबर ऑफ पार्ट्स मुझे पता नहीं है कितने हैं, तो इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। काउंटलेस नहीं है, इट हैज अ काउंट। भाई तुम कितनी साइज का डीएक्स ले रहे हो उसके हिसाब से यू कैन काउंट कि 10 मीटर में कितने पार्ट्स होंगे। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ पार्ट्स, वी आर इंटरेस्टेड to in calculating the center of mass of that particular element only। मुझे नहीं मतलब है कि कितने पार्ट्स बन गए, तो मैंने बोल दिया कि छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे, इनफाइनाइट पार्ट्स ले लेंगे। कितने पार्ट्स लेंगे? वो इनफाइनाइट 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब इनफाइनाइट पार्ट्स है। क्या हर एक छोटा पार्ट पॉइंट मास बन गया है? क्या हर एक छोटा पार्ट पॉइंट मास बन गया है? उस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया जाए, ऐसे हर एक छोटे छोटे पार्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकाला जाए और बाकी सबको एक साथ ऐड कर दूं, तो क्या पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा? लेकिन कितने पार्ट्स हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पार्ट्स को जोड़ोगे कैसे? इसी को जोड़ने के लिए किसको यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। तो एलिमेंट क्यों लेते हैं? कंटिन्यूअस बॉडी को पॉइंट बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए। एक एक पॉइंट फिर से क्यों लेते हैं? कंटिन्यूअस बॉडी को
पॉइंट बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए। और इंटीग्रेट क्यों करते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ने के लिए। बेसिकली इंटीग्रेशन होता ही है, इट इज अ टूल ऑफ अलजेब्रिक समेशन। क्या है ये? अलजेब्रिक समेशन का टूल है वो, जो तुमने स्टैट्स में ये पढ़ा है ना, इसी का भाई इंटीग्रेशन है, जब इनफाइनाइट नंबर्स को जोड़ना हो तो। क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो वही जो हमने कहा कि पॉइंट मास बनाना पड़ता है कंटिन्यूअस मास को, अब हम वही सीखेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ कंटिन्यूअस बॉडी इनटू अ पॉइंट बॉडी। ठीक है मैम, आप इधर दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा भटक रही हैं, लगता है धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग यहाँ से बैठे सो जाता है क्या, कि फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली हम अमेरिका में घूम रहे हैं, अभी रात है इसलिए नींद आ रही है अमेरिका में। सोना नहीं है भाई। अभी हम बात कर रहे बच्चों, क्या बात कर रहे थे? एलिमेंट लेने का ना। और ये जो हाउ टू टेक एलिमेंट्स, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विथ अप्रॉक्सीमेशन। हाँ, तो ये एक चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हो बच्चों, ये पूरी फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हो। और मेनली जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो होगा उसमें सेंटर ऑफ मास में, रोटेशनल में, इलेक्ट्रो में, मैग्नेटिज्म में, थर्मल एक्सपांसन में। समझ? एक चैप्टर है कि बहुत सारे चैप्टर का पार्ट बोल दिया मैंने। ये बेसिक्स कुछ नाम हुए, और अगर एडवांस करने जा रहे हो तो ऑलमोस्ट 90% चैप्टर्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लूइड में भी, हर जगह। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है। देखो बदलेगा क्या वो भी बताऊंगा। कुछ ऐसे प्रोसेस है जो आपको बदलते हुए नहीं मिलेंगे, हर जगह एक ही होंगे, और कुछ प्रोसेस होंगे जो बदल जाएंगे। कैसे पता चलेगा? देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर रॉड है मेरे पास, एक रॉड लिया, ये थिन रॉड है बेसिकली, जिसका मास m लिया और लेंथ कितना ले लिया? l। मुझे रॉड में एलिमेंट लेना होगा तो मैं dx के टुकड़े करूंगा। कितने टुकड़े करूंगा मैं? dx। हाँ, अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि dx के टुकड़े तो आप बहुत सारे कर रहे हो, आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? मैंने अगर इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना तो मैं x पे जाके dx का एलिमेंट लूंगा। मैंने अगर सेंटर पॉइंट को रेफरेंस माना तो वहां से x पे जाके dx का एलिमेंट लूंगा। मैं कहीं पर भी जाके एलिमेंट लूँ, फर्क खाली लिमिट में गिरेगा और कहीं पे फर्क गिरने वाला नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? इफ वी हैव अ रॉड विल टेक एन एलिमेंट हैविंग लेंथ dx एट अ डिस्टेंस x। समझा क्या? क्या करना होगा? सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो x पे जाके dx का एलिमेंट लेना है। क्या करना है? x पे जाके, याद रहेगा सबको? पहला पार्ट ये होता है हाउ टू टेक एलिमेंट में, कि रॉड है तो एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पार्ट 2 और क्या करते हैं? मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं, क्योंकि मुझे रॉड, पूरे रॉड का मास m दिया है। अब मुझे dx पार्ट जो मैं काट के अलग कर रहा हूँ उसका भी तो मास चाहिए ना। तो उसे छोटे से मास को क्या बोलेंगे? उसको दिखाने के लिए हम मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? तो स्टेप 1 में ये था टेक द एलिमेंट, स्टेप 2 में होता है, ये सब स्टैंडर्ड है, डिफाइन मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी 3 तरह की होती है, बताया था लास्ट लेक्चर में, लैम्डा, सिग्मा या रो। रॉड के लिए क्या लेते हैं? थिन रॉड के लिए लैम्डा। क्या लेते हैं? तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। क्लियर? उसके बाद लास्ट स्टेप होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, डिफाइन एलिमेंटल मास। जो एलिमेंट लिया उसका छोटा सा मास। सोचो उसका मास में dm लिखूं तो वो dm कितना होगा? अगर पूरा मास लैम्डा है, सॉरी पूरा मास m है, और पर यूनिट लेंथ का मास कितना है? लैम्डा। मेरा कितना पार्ट है? तो ये क्या बन जाएगा?
दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हर जगह फॉलो करना है। इतना करने के बाद सेंटर ऑफ मास पूछा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ और पूछा है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, वॉट एवर इट इज। समझ में आया? अगर रॉड न हो के बच्चों मेरे पास रिंग होती तो एक रिंग लिया, इसमें कैसे एलिमेंट लेते, ध्यान से देखो। सबसे पहला पार्ट क्या है, एलिमेंट लेना। एलिमेंट कैसे लेते हैं, अब रिंग में थीटा पे जाओगे, डी थीटा का एलिमेंट लोगे, तो ये वाला पार्ट अपना कितना होगा, अगर ये आर है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं और वो जो सर्कमफ्रेंस है वहां पे क्या हो जाता है, आर डी थीटा। कड़ा निकाल के भेजो करण जी, आगे है। ये ऐसे रिंग है, अभी आप जो देख रहे हो रिंग को, ये व्यू देख रहे हो, कौन सा व्यू है ये, फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू देख रहे हो, फ्रंट व्यू, या इसी को हम बोल सकते हैं टॉप व्यू है ये। समझ में आ रहा है? ऐसा एलिमेंट तब, मैं तुम्हें बहुत डिटेल में ले जा रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि तुम एडवांस कर रहे हो तो ढंग से पढ़ना। ऐसा एलिमेंट तब लेते हैं जब इसी प्लेन में, ये प्लेन देख रहे हो, ये मान लो ये पूरा ऐसे रिंग के बीच में भी मास है, मतलब मास नहीं है, ऐसा है, इसी प्लेन में कोई चीज कैलकुलेट करनी हो, सेंटर ऑफ मास तो फर्क ही नहीं पड़ता हो, तो इसी पर मास में लेना है। इसी प्लेन में जब कोई चीज कैलकुलेट करनी होगी तो मैं क्या लूंगा, थीटा पे जाके डी थीटा के एलिमेंट। लेकिन सोचो रिंग यही होता और मैं इस लाइन पर, ये देख रहे हो ये कौन सी लाइन है, रिंग तो एक 2D ऑब्जेक्ट है ना, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, इस लाइन पे, हाँ जेड एक्सिस पे, अगर ये एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस पे है, यहाँ कोई चीज निकालनी है तो मैं ये तो ऐसे बनाऊंगा यहाँ पे फ्रंट व्यू, ये लाइन कैसे बनाओगे, बोर्ड चीरते फाड़ते बनाओगे क्या, ये लाइन तो आप नहीं बना सकते इसके ऊपर, तब क्या करो, तब मैं इसी रिंग को अलग अलग व्यू से देखूंगा कि क्या इसका कोई भी व्यू बनाया जा सकता है। तो मैंने देखा ये ऐसा है, अगर मैं इसी रिंग को ऐसे फ्रंट व्यू ना देख के इसका ऐसे देखूं, ये टॉप व्यू हुआ, देखो ना ऊपर से देख रहे हो, हाँ तुम्हारे लिए साइड व्यू था, तभी मेरे लिए टॉप व्यू हो गया। अब मैं टॉप व्यू बनाऊंगा तब भी ये कैसे घुमाऊंगा, नहीं घुमा पाऊंगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको साइड से देखते हैं कैसा दिखता है। तो मैं ऐसे था, इसको मैं ऐसे बना दिया, ऐसे देख रहे हो, देख रहे हो कैसे देखना है। तो जो पॉइंट ऐसे बाहर जा रहा था, साइड व्यू में बनाने पे क्या वो पॉइंट इधर जाने लगा, और ये जो आपको दिख रहा है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो क्या ऐसे ही दिख रहा है, यही दिख रहा है ना ऐसे पार्ट, ये इसका कौन सा व्यू है, और ये वाली एक्सिस मिल गई अपने को जिस पॉइंट पे आपको चाहिए था। तो अगर साइड व्यू में एलिमेंट लेना है तो आर पे जाके, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट तो ले सकते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो वहाँ मैं क्या करता हूँ ना, इसी आर डी थीटा को यहीं पे, भाई ये है तो लेंथ थी ना एक तरह से, डीएल है, और यहाँ ऐसे जो पार्ट लेता है वो डीएल ले लेते हैं, तो थीटा का टर्म गायब कर देते हैं बेसिकली। मेरी बात नहीं समझी, सबको समझी, याद रखना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहला पार्ट तो हो गया कि एलिमेंट कैसे लेना है, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेना, अभी यही याद रखना है। और अगर आपको चाहिए तो आप ये भी बोल सकते हो कि साइड व्यू के लिए क्या याद करेंगे, साइड व्यू के लिए क्या लेते हैं, डीएल। दूसरा स्टेप क्या था इसमें, मास डेंसिटी डिफाइन करना, लैम्डा सिग्मा रो, तीनों में से क्या डिफाइन करूं, रिंग है, थिन रिंग है, सरकमफ्रेंस पर ही मास होगा ना, सरकमफ्रेंस को काट के सीधा करो, इमेजिन करो, तो काट के सीधा करने पर क्या बन जाएगा, एक रॉड ही तो बनेगा, तो लैम्डा ही लेंगे। तो लैम्डा की टोटल मास लैम्डा के लिए m बाई टोटल लेंथ, क्लियर।
एलिमेंटल मास कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू DL जो हाफ डी थीटा है। समझा क्या? कोई दिक्कत? और अगर ये वाला पार्ट होगा साइड व्यू तो लैम्डा इंटू DL लिख देंगे। क्या? अरे छोटा सा मास जो DX लिया उसका मास। रिंग के बाद डिस्क। अच्छा तुम्हारा पेन लिया है क्या? चाबी चिपक गई। अंधार है। किसी को मारने के लिए लिया ना? इन लोगों को मार डाल के जो बाजू में बैठे हैं ना, 2-4 लगाओ रोज, कम होते रहेंगे। तीसरा पार्ट है डिस्क। देखो मेन तो यही दोनों था। डिस्क में एलिमेंट लेना आसान है, मास एम रेडियस आर। अगर आपने 1D में, सुन लो ध्यान से, देखो लिखने के लिए लिखवाऊंगा, अभी सब लिखेंगे। मास जो होता है क्या होता है? अरे लिखना तो है ही, लेकिन पहले सुन लो। 1D में ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आपको याद है फिर आपको दिक्कत नहीं है। जितने भी 2D वाले पार्ट्स हैं उन सबको 1D में कन्वर्ट करना। सीधा बैठो। 2D वाले पार्ट्स को किस में कन्वर्ट करना होता है? 1D में। और 3D वाले पार्ट को किस में कन्वर्ट करना होता है? 2D में। तो अगर मुझे 1D का कॉन्सेप्ट मिल गया है तो मैं 2D को किस में कन्वर्ट करूंगा? 1D। डिस्क क्या होता है? किसी के पास रब मतलब दिखाया है उन लोगों को स्फीयर वगैरह? एक बार नहीं दिखाया कुछ भी। कौन से पेज में दिखा दिया ये सब? रद्दी कागज रखा है, रब कागज, पेपर, फॉइल, कुछ भी। हाँ जो आपके पास इस्तेमाल ना हो, फाड़ना मत है तो दे दो भाई। है लेकिन रखा हुआ है, दूंगा नहीं है तो। इस पे मास कहाँ दिख रहा है? इस जगह पे सरफेस पे मास है तो ये बन गया डिस्क। मास एक लेंथ पे है खाली सरकमफ्रेंस पे, कि बीच में भी मास आ गया है? तो जब बीच में भी ऐसे पूरे पर मास आ जाए, मतलब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्क बन जाता है। अब ये डिस्क अगर मैंने लिया, राउंडर रखे हो, सेफ्टी पिन, राउंडर, कुछ लड़कियों तुम मत ही दो। देखो ये डिस्क है। जब मैं इसका एलिमेंट चाह रहा हूँ लेना, मतलब इस 2D को 1D में बांटना है, तो मैं इस 1D को इसको 1D में कैसे बांट सकता हूँ? ये इसका सेंटर है, सोचो सेंटर पे क्या ऐसे एक होल कर दिया, तो क्या यहां से यहां तक इतनी थिकनेस का, मतलब जितना पार्ट में होल करके बाहर निकाल लूंगा उसके ऊपर इतने थिकनेस का एक रिंग नहीं बचा हुआ दिखेगा बीच में होल? थोड़ा और बड़ा होल किया ऐसे, तो मैं और बड़ा होल किया तो क्या उससे थोड़ा छोटा थिकनेस की रिंग बन गई? मैं और छोटा कर दूं, क्या इतने? अब देखो ऐसे मैं छोटे छोटे पार्ट इसके काट काट के निकालते जा रहा हूं, तो क्या रिंग की थिकनेस कम होती जा रही है? और मैं ऐसे पूरा डिस्क भी कवर कर पा रहा हूं, ऐसे ऐसे करके पूरा डिस्क में कवर कर सकता हूं। तो अगर मुझे इसको 1D में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं इसको छोटे छोटे रिंग, मतलब पॉइंट मास बनाना है बेसिकली, तो क्या इसको छोटे छोटे रिंग्स में तोड़ सकता हूं मैं? तो डिस्क को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है अपने को? रिंग। क्या चाहिए होता है? रिंग। और रिंग कहाँ से लेना स्टार्ट किया था? पहला रिंग कहाँ लिया था? सेंटर पे। सेंटर से क्या ऐसे ऊपर उठते चले जा रहे हो? तो यहाँ सेंटर ये है, तो मैं ऐसे ऊपर उड़ता हुआ जाऊंगा तो मैं ऐसे एलिमेंट लूंगा। आर पे गया, या तुम्हारी मर्जी, तुम dy पे जा सकते हो, y पे जाके dy का। तो ये जो थिकनेस बच रहा था, इस थिकनेस को मैंने नाम दिया dr, और ये मैंने लिया क्या है? रिंग। तो डिस्क में एलिमेंट कैसे लेते हैं?
आर पे जाके डी आर थिकनेस या वाई पे जाके डी वाई थिकनेस, जो भी तुम वेरिएबल ले रहे हो, का एक रिंग लेते हैं। तो एलिमेंट लेने का ये तरीका। दूसरा लैम्डा सिग्मा रो, इसमें से क्या डिफाइन करेंगे डिस्क के लिए? डिस्क का मास कहाँ बटा हुआ है? एरिया पर। कहाँ बटा हुआ है? एरिया पर। तो सिग्मा मास अपॉन व्हाट इज द एरिया ऑफ डिस्क? पाई आर स्क्वायर। चहल पढ़ाई करो। अब एलिमेंटल मास, डीएम। भाई डीएम क्या होगा? सिग्मा, देखो सिग्मा की वैल्यू क्या एम बाई ए है, तो क्या ये छोटा सा मास छोटा सा एरिया भी होगा? तो डीएम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा की वैल्यू तो रहती है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिंग ब्रो? बोलो। एरिया रिंग का कैसे? मजा आया? अब तू उधर, तू उसको सहला, वो तुझे सहला है काम करता। तो एरिया ऑफ द रिंग कैसे निकालते हैं? देखो रिंग है, उसकी थिकनेस भी है। रिंग है, उसकी थिकनेस है। मैं काट दिया रिंग को, काट के सीधा कर दो। रिंग को काट दो और रिंग को, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आप पढ़ो। रिंग को ऐसे काट के सीधा कर दो, तो उसकी लेंथ कितनी बन जाएगी? सरकमफ्रेंस। और जो ये विड्थ है वो इसकी थिकनेस विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। इमेजिन करो ये रिंग है, ये रिंग है, इसकी ये थिकनेस दिख रही है, दिख रही है ना? अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दिया तो काटने से सीधा हो जाएगा। तो जो थिकनेस है वो उसकी ये विड्थ बन जाएगी ना। तो एरिया कैसे लिख सकते हो रिंग का? सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। घुस रहा है कुछ दिमाग में? मैं अकेले पढ़ रहा हूँ क्या? पक्का समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, एक बार पढ़ते ही बहुत आने लगता है ना? हॉलो स्फीयर मत लो, हेमी स्फीयर लो। क्योंकि स्फीयर हो तो स्फीयर हो या हेमी स्फीयर, हाँ, डीए का वैल्यू कैसे आई? वही तो भी समझाया था। सोचो यहाँ तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। देखो इधर तब क्यों नहीं आया पता है? जब मैं समझा रहा था तुम औपचारिकताएं कर रहे थे, खड़े होके आइए आप अंदर जाइए। नहीं मैं वहां बैठूंगा। अरे आप अंदर जाइए। क्यों? तो ये है, मैंने इसको यहाँ से काट दिया। जब काट के सीधा करूंगा, जो ये इसकी थिकनेस है, सीधा करते क्या वो ऐसे विड्थ बन जाएगी। विड्थ और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? सरकमफ्रेंस। तो अगर मुझे उसका एरिया लिखना तो क्या करूंगा? ये लेंथ इंटू विड्थ। अगर ये ऐसे लगा हुआ है तो इसकी लेंथ इसे सरकमफ्रेंस के बराबर ही है, विड्थ बन रही है थिकनेस। तो अगर मेरे पास एक रिंग है, उसका कोई एरिया पूछे, रिंग विथ थिकनेस होगा तो एरिया आएगा। एरिया कब आएगा? जब रिंग विथ थिकनेस हो। तो इसका रिंग का एरिया लिखना है तो लेंथ इंटू विड्थ लिखेंगे। लेंथ कितना होगा इसका? सरकमफ्रेंस। इसका सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर। और थिकनेस कितना है? 2 पाई आर डी आर। समझा? हॉलो स्फीयर किसी के पास हॉलो स्फीयर। देखो आज भगवान भी साथ दे रहे हैं, एक एक चीज यहाँ रखते जा रहे हैं तुम्हें दिखाने को। मैं मजे मजे में पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा फील हो, मजा आए। तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें दिख रहा होगा कि जल्दीबाजी में नहीं हूँ। तुम्हें जब पूछूं कोई ऐसे सोते हुए उठाए बोले डिस्क, तो उसको बताओ आर पे जाओ, डी आर का एलिमेंट लो रिंग का। कभी भी कोई पूछ सकता हूँ मैं। कोई मार्कर रखा है? परमानेंट नहीं चाहिए, परमानेंट मार्कर है ना? ऐसा ही दिखता है ना हेमिस्फीयर कुछ। अब ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। कैसा डायग्राम है ये? 2
तो इसको भी तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? छोटे छोटे सर्कल छोटे छोटे पार्ट्स में। अब वो पार्ट्स क्या रिंग बनेंगे, सर्कल नहीं रिंग। सर्कल इज ए रिंग ओनली, तो रिंग बनाना है। लेकिन यार इसमें रिंग लू कैसे में? अब जरा ध्यान से समझना, इमेजिनेशन के लिए मैंने ये सब चीजें तुम मंगाई है अभी। ये ऐसे है, ये पूरा हेमीस्फीयर है ना। मैंने जो यहाँ पर पार्ट बनाया है वो खाली तुम्हें ये फ्रंट पार्ट दिख रहा है क्या? ये थोड़ा सा तुम्हें विजुलाइज करना होगा, अच्छी चीज है। क्या फ्रंट पार्ट ही मैंने यहाँ पे बनाया है? क्या हॉलो हेमिस्फीयर में फ्रंट पार्ट है कि उतना ही बैक पार्ट भी है? बैक पार्ट भी है। तो जब आप एलिमेंट ले रहे होगे तो आपको फ्रंट पार्ट कवर करना है कि बैक पार्ट भी कवर करना है? दोनों कवर करना है। तो हम एलिमेंट ले कैसे? तो लोगों ने देखा एलिमेंट लेने के लिए, बोला कि यार एक काम करो, ये लाइन सबको दिख रही है अभी, ब्लैक कलर की लाइन है, दिस इज वर्टिकल लाइन, ये सेंटर पॉइंट है। ये वाली लाइन जो हमने बनाया है यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे, फ्रंट पार्ट पर भाई साहब मार्कर ऐसा लेके आया कि चल ही नहीं रहा है। तुमने बताया कौन मंगाया है? तब भी ऐसा बेइज्जती कर दिया, घनघोर बेइज्जती है ये। इधर देखो, कोशिश करी है मैंने कुछ चीजें बनाने की, अगर नहीं दिखेगा तो तुम सब करण से मिल लेना। ये देखो, ये तुम इतना ही पार्ट देख पा रहे हो, फ्रंट वाला पार्ट, ये थीटा पे। मैं यहां से थीटा पे गया, डी थीटा का यहां एलिमेंट लिया। अब डी थीटा का एलिमेंट लूंगा तो यहां भी बना हुआ है, ये दो लाइंस बन रही है ना। उन दोनों लाइंस को कोर बेस मान करके मैंने एक रिंग बनाया है। दिख रहा है पूरा रिंग? पूरा रिंग दिख रहा है आपको? अभी जो पूरा रिंग बनाया, अगर मैं यहां बनाना चाहूंगा तो मैं थीटा पे गया ऐसे, डी थीटा का एलिमेंट लिया, ये वाला पॉइंट बन गया आर डी थीटा। ऐसे रिंग दिख रहा होगा अपने को, क्योंकि रिंग तो चार पार्ट में बटा है ना। मुझे आगे के दो पार्ट दिख रहे हैं, पीछे वाले पार्ट तो दिख ही नहीं रहे। कि दिख रहा है हाफ रिंग जैसा। क्या ये हाफ रिंग है? इट्स अ फुल रिंग। अगर मैं एलिमेंट को का टॉप व्यू देखूं एलिमेंट का, तो मुझे ऐसे दिखेगा। सही बात है। और ये जो पार्ट दिख रहा होगा, ये दिस वुड बी द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट। थोड़ा टफ है, क्या फील आया? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि तुम्हें फील आ जाए, वही इंपॉर्टेंट। मैं फीलिंग देने के लिए आया हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? और ये इसका रेडियस स्मॉल आर। रेडियस कितना है? ये वाला रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो इस छोटे से पार्ट का जब एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा थिकनेस। यार दो वेरिएबल दिख रहे हैं, जरा सोचो, अगर ये एलिमेंट यहाँ ना लेके नीचे लिया होता तो आर स्मॉल आर की वैल्यू चेंज हो गई होती, थीटा भी चेंज हो गया होता। तो आर और थीटा दो वेरिएबल है क्या? कुछ जुगाड़ लगा के सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? देखो जरा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे बना दूं तो ये इसका रेडियस आर बन जाएगा, तो क्या ये बनेगा आर साइन थीटा? क्या ये वाली लाइन बनेगी आर कॉस थीटा? तो ये दोनों लाइन तो एक ही है ना, तो क्या आर की वैल्यू आर कॉस थीटा है? दिख रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाद में तो मैं सीधा बोलूँगा कि ये आर कॉस थीटा हो गया, आप रट भी लोगे तो चलेगा, सारे सवाल बन जाएंगे। तो मैं डी ए ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 2 पाई इंटू आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, या 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा।
क्या एलिमेंट समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, टू कंप्लीट द हेमीस्फीयर, टू कंप्लीट द हेमीस्फीयर व्हाट शुड बी द लिमिट? 0 से 9 5/2 0 से π/2। वेरी गुड। क्यों 0 से 180 नहीं सर? हेमीस्फीयर है 180 तक जाएंगे भाई, क्योंकि जब मैं पहला एलिमेंट इस वाले क्वाड्रेंट में ले रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस वाले क्वाड्रेंट में और पीछे के दोनों क्वाड्रेंट में अपने आप आ जाना है एलिमेंट, तो इन दोनों में और पीछे के दो क्वाड्रेंट में एक साथ आ रहा है। तो अल्टीमेटली मैं यहां से यहां तक चला गया, थीटा की वैल्यू इस लाइन से चालू किया 0 से और इस लाइन पे पहुंचा 90 पर, तो मैं पूरा हेमीस्फीयर कवर कर चुका हूं। तो इसमें लिमिट लगाते हैं 0 से 90 तक। समझ? अरे समझा क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट लेने का तरीका यही है। एडवांस के मैक्सिमम सवाल इसी पर बेस्ड होते हैं। सॉलिड हेमीस्फीयर या सॉलिड स्फीयर जो भी होगा, सॉलिड है बच्चों, अगर सुन लो, ये अगर सॉलिड है ना तो बहुत आसान है। क्यों आसान है समझो, कुछ नहीं करना है, मास m है, मैं ऐसे r पर गया, dr थिकनेस ले लिया। अच्छा ये क्या बना दिया मैंने? अच्छा अब नहीं लिखूंगा, ये दिख रहा है ना, काट दिया, अब दिख रहा है वो नहीं सीधा अभी आप लिखे हैं ये साइड में। ये हाँ वही है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो कर सकते हैं ना। अब दिखा? हमको नहीं दिख रहा। हाँ अरे यार ये मैं पढ़ाऊँ कि ये अब बाद में देख लें, चलो भी छोड़ो। ये ऐसे आर पे जाके डी आर, ये बताओ क्या लेना चाहिए इसमें, लैम्डा सिग्मा या रो? सॉलिड स्फीयर के लिए बनाना है पहले, रो एम बाई एरिया। क्या एरिया होता है? सॉरी वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम होता है? ठीक वही लिखा था। ऐसे सॉलिड स्फीयर में क्या करते हैं, आर पे जाओ, डी आर का होलो स्फीयर, क्योंकि 3D है ना, 2D में कन्वर्ट करना है, सॉलिड का 3D होलो स्फीयर। तो डीएम क्या हो जाएगा? एलिमेंटल मास। डीएम हो जाएगा रो टाइम्स ऑफ डीवी। तो एलिमेंटल मास के लिए क्या लिखोगे? होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या लिखोगे? एरिया इनटू थिकनेस। एरिया कितना होता है? फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। बस खत्म। अभी बहुत सारे और हैं जो आएंगे, जो भी मैं नहीं दे रहा हूं आपको, वो मैं बाद में दूंगा। इतना ही इम्पोर्टेंट है बेसिक। हॉलो सॉलिड हेमीस्फीयर आए तो क्या करेंगे? सॉलिड हेमीस्फीयर क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे सॉलिड हेमीस्फीयर का? अरे हॉलो हेमीस्फीयर ले लेंगे। हाँ, वही होता है।